आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सोनी है जी। फरवरी 2020 से मैंने प्राणी सेवा समूह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना का संकल्प लिया जी। और एक मन में भाव था कि जो अन्ना जानवर हैं जो दाने जाने के लिए मोहताज होते हैं और उनको उचित खाना इत्यादि घरों से भी नहीं मिलता था, ना ही उनके पालक उनको खिला पाते थे। तो मन में आया कि ये जो गैया हैं, ये जो हमारे अन्ना पशु हैं, चाहे वो बैल हों, चाहे वो गाय हों या अन्य प्रकार के जानवर हों, तो चूंकि भाव तो मुख्यतः हमने गौ का ही लिया था जी। और उन्हीं के लिए ही हमने दिमाग में लगाया कि इनके लिए हम खाने पीने की कुछ व्यवस्था करें। क्योंकि देखिए, व्यक्ति यदि अच्छा खाता है, अच्छे से अपना ख्याल रखता है, तो उसको बीमारियां कम घेरती हैं। दोस्तों, बांदा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं सुरेंद्र कुमार सोनी जी। और ये हमारे बांदा में गूलर नाके में रहते हैं और प्राणी सेवा समूह चैरिटेबल ट्रस्ट जो है जी लगभग 3 सालों से चला रहे हैं। प्राणियों की बखूबी सेवा कर रहे हैं, उनको भूसा, पानी, चारा आदि देते हैं। और भी इनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं इस कार्य में। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी सर, आज आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सोनी है जी। फरवरी 2020 से मैंने प्राणी सेवा समूह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना का संकल्प लिया जी। और एक मन में भाव था कि जो अन्ना जानवर हैं जो दाने जाने के लिए मोहताज होते हैं और उनको उचित खाना इत्यादि घरों से भी नहीं मिलता था, ना ही उनके पालक उनको खिला पाते थे। तो मन में आया कि ये जो गैया हैं, ये जो हमारे अन्ना पशु हैं, चाहे वो बैल हों, चाहे वो गाय हों या अन्य प्रकार के जानवर हों, तो चूंकि भाव तो मुख्यतः हमने गौ का ही लिया था जी। और उन्हीं के लिए ही हमने दिमाग में लगाया कि इनके लिए हम खाने पीने की कुछ व्यवस्था करें। क्योंकि देखिए, व्यक्ति यदि अच्छा खाता है, अच्छे से अपना ख्याल रखता है, तो उसको बीमारियां कम घेरती हैं। तो क्या होता है कि अधिकतर मैं देखता था कि गायें बहुत दुबली पतली मुझे नजर आती थी। अधिकतर पता चला कि पड़ा हुआ गंदा खाना खाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल खाती रहती थी। वो गलत है, गलत है। पन्नियां खाती थी, आपको याद पड़ता हो कि पन्नियां बहुत खाती थी, खा जाती हैं। जी, प्लास्टिक खा जाती थी, पेट में जाम लग जाता था। जी जी बिल्कुल। इस तरह की वीडियोस वगैरह मैं यूट्यूब में देखा करता था। जी जी।
तो उससे मैं बहुत ही ज्यादा जो है दुखी भी था, और मन में एक संकल्प ले, मतलब मेरे मन में आया कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। क्योंकि देखिए इंसान है हम, अगर हमें भूख लगी तो बता देंगे भाई हम भूखे हैं, यदि हम प्यासे हैं तो हम बता देंगे भाई हमको प्यास लगी है, यदि हम बीमार हैं तो हम बता देंगे भाई हम तो बीमार हैं। लेकिन ये जो मूक पशु हैं, जो बोल नहीं सकते, नहीं बता सकते, वो अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त कर सकते कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं बीमार हूं, तो मुझे इनके लिए कुछ करने का जो मेरे मन में एक पीड़ा थी और मन में एक जज्बा भी जागा, उसके लिए हमने अपने ही मोहल्ले से, कॉलोनी से हमने शुरुआत की इसकी, और डीएवी कॉलेज ग्रास पॉइंट के नाम से एक ग्रास पॉइंट बनाया, जहां पर कुछ जानवरों की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इसके लिए हमने एक निश्चय किया। इस जगह पे ज्यादा जानवर रहते भी हैं इस जगह, जी हाँ, तो मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और कहाँ पॉइंट बना है आप, जैसे इसके चारा डालने के और पॉइंट कहाँ पर हैं आपके? जी, हमारे और भी जगह पे ग्रास पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका महेश्वरी देवी ग्रास पॉइंट हो गया जी, पद्मा का चौराहा ग्रास पॉइंट हो गया, रोडवेज ग्रास पॉइंट हुआ जी। इसी प्रकार से संकट मोचन ग्रास पॉइंट किसी समय था, लेकिन कुछ कारणों से उसको हटाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि दिक्कतें कुछ पब्लिकल आ रही थी। अच्छा। तो हमको वहां से उस चीज को हटाना पड़ा जी। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ जाए तो छोटी बाजार में विराज पैलेस ग्रास पॉइंट है। अच्छा। और नागा बाबा ग्रास पॉइंट है, जो कि खुटला में स्थित है। वहां पर आपने देखा कि बहुत प्रकार की गायें, जाने कहां कहां से गायें आती हमको भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारी गायें वहां पे इकट्ठा मिलेंगी आपको। जब कभी भी आप जाइए बहुत गायें मिलती है वहां पर। इसी प्रकार से जो आपका अलीगंज में है गायत्री शक्ति पॉइंट है, तो वहां पर भी हमने एक अपना ग्रास पॉइंट चालू किया। और डीवी कॉलेज हो गया अपना, और मेरे घर के सामने भी हमने अपना एक ग्रास पॉइंट डेवलप कर रखा है। तो लगभग हमारे 9 ग्रास पॉइंट है जो कि अनवरत चालू है, जहां पर पानी पीने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था नित्य प्रति होती है, भूसे की व्यवस्था होती है। जी हाँ सुरेंद्र जी, एक बात और पूछनी थी आपसे कि इतना अच्छा कार्य करने के लिए जी आपके दिमाग में विचार आया कैसे? ये बहुत ही अच्छा कार्य है, पशुओं की सेवा करना। जी जी, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? सर, विचार ये आया कि तो मैंने बहुत ही साहस करके, मुझे लगा कहीं कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, लेकिन मैंने इस असफलता का डर भी अपने मन से हटाया और अपने ही मोहल्ले के कुछ अपने बंधु हैं, अपनी ही जात के बंधु हैं, हमारे साहू समाज के कुछ बंधु हैं, उन सबका मैंने सहयोग लिया और सहयोग लेकर के मैंने इस कार्य को मैंने डीवी कॉलेज से चालू किया 10 फरवरी 2020 को। तो आपका ये ट्रस्ट है जो, तो कैसे चलता है ये पब्लिक फंडिंग है हमारी। अच्छा, उस पब्लिक फंडिंग से ही ये कार्यक्रम चालू होता है। अच्छा जी सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि फरवरी 2020 में जब हमने इस कार्यक्रम को चालू किया तो मेरे मन में एक प्रश्न जरूर आया था कि मैंने चालू तो कर दिया है, पता नहीं आगे सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आप यकीन करिए कि जिसको कि एक ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसकी विश्व ने भी कल्पना नहीं की थी, वो कोरोना जो 25 मार्च को हमारे पीएम मोदी साहब ने घोषित किया, तो हमारे तो पैरों की तरह से जमीन ही खसक गई कि अब आगे क्या होगा इन जानवरों का। और हम लोग तो घरों पे कैद हो गए थे, खाना कैसे मिलेगा खाना। जी हाँ बिल्कुल। तो आप यकीन करिए कि मैंने पोस्ट एक फेसबुक में मैंने पोस्ट बनाई कि हम हरा चारा सुबह शाम डालना चाहते हैं, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। तो उस कोरोना काल में सर हमने डग्गा और अपने जो वाहन होते हैं, 2 पहिया वाहन होते हैं, उससे हम लोगों ने जमनीपुरवा से ला के चारा हमने बहुत अच्छा ला करके हमने पूरे बांदा में वितरित किया सुबह शाम। और आप यकीन करेंगे मैं बांदा की जनता का और उन दानवीरों का विशेष धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और उन्होंने मुझको फोन कर करके कहा कि आप हमारे यहाँ डलवाइए, हम आपको उसका पेमेंट करेंगे। तो सर आप यकीन नहीं करेंगे कि हम सुबह भी निकलते थे इस कार्य के लिए, 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, और हम शाम को भी निकलते थे। मेरी ड्यूटी विकास भवन में उस समय लगी हुई थी, तो विकास भवन की जब ड्यूटी लगी खत्म होती थी तब मैं पूरे बांदा में पूरा ये चारा जो है वितरित कराता था। तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा कि कोई भी गौ माता हमारी भूख से नहीं मरी, इलाज के अभाव में नहीं मरी, क्योंकि हमारे पास एक डॉक्टर की टीम भी थी। यदि हम उसको टीम को फोन करते थे तो वह जाती थी, उसका इलाज करती थी। तो इसमें आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इसमें और भी लोग जुड़े? मैं तो यही अपील करूंगा कि ये मुहिम कभी रुकनी ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए यह एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वही इनकी व्यवस्था करेगी। हाँ, वही इनकी देखभाल करेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही धार्मिक पहलू भी है और एक मानवीय पहलू भी है। मानवीय पहलू है। जी हाँ,
हम तो दोनों पहलुओं की बात करेंगे। जो धर्म को मानते हैं वो धर्म से रह करके काम कर सकते हैं। पुण्य और पाप से जो भावना से उत्प्रोत होते हैं वो इससे भी काम कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि यदि मानवीय पहलू पर यदि बात की जाए और आप पाप पुण्य की जितने भी जीव जंतु हैं, मैं तो ये कहता हूं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे हमारे गौ माता हो, कोई भी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो गधा हो, कोई भी पशु हो, भाई एक वर्ग तो ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इन मुक्त पशुओं का ध्यान रखे। मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि देखिए अगर हम एक समाज में रह रहे हैं तो ये भी हमारे साथ में ही है। हम अपने समाज की कल्पना इनके बगैर नहीं कर सकते। पक्षियों के बगैर अपनी हम सरवाइव होने की हम सोच भी नहीं सकते। यदि आप विचार कीजिए सर, यदि हमारे आकाश से यदि ये सारे पक्षी चले जाएं तो बताइए कितने दिन हम सरवाइव कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सृष्टि तुरंत नष्ट होने की स्थिति में आ जाएगी। वो तो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर हम इको फ्रेंडली रहते हैं, अगर हम अपनी इकोलॉजी का ध्यान रखते हैं तो समस्त प्रकार के जीव जंतुओं पशु पक्षियों का होना जरूरी है और उनका सरवाइव करना भी जरूरी है। एक छोटी सी घटना बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए कि हमारे बांदा शहर में क्या मैंने कई जगहों पर देखा कि गिद्ध गायब हो गए। हाँ, गिद्ध अब नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर एक इंजेक्शन ने उनको इस स्थिति में पहुंचाया कि जो कि उन जानवरों को दिया जाता था जिस समय उनका प्रसूति काल होता था, जिसमें उन बच्चे का मतलब जन्म होना होता है मूक जानवरों का, तो उस समय उनको दिया जाता था। इवन भैंसों गायों से दूध निकालने के लिए भी उस इंजेक्शन को दिया जाता था। वो इंजेक्शन इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसने जो भाई जब मरते थे वो पशु, जब वो मरते थे तो उन्हीं गौ माता को, भैंसों को या अन्य प्रकार के जो जंतु जिन पर हमने उसका इस्तेमाल किया उसको वो खाते थे और धीमे धीमे करके वो हमारे गिद्ध जो है वो खत्म हो गए, उनको शूट नहीं किया। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में कहीं ना कहीं तो उसका बहुत दुष्प्रभाव आया। लोगों ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। अब उनको द्वारा पाला गया, उनको संरक्षित किया गया। तो हम ऐसा कोई भी काम न करें कि जिससे कि हमारा कोई भी इकोलॉजी सिस्टम खराब हो, बिगड़े। तो मैं तो कहूंगा हम तो सिर्फ गौ माता की बात नहीं करेंगे, हम समस्त हमारा प्राणी सेवा समूह, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हमारे पक्षी हो, सभी प्राणियों पर हमारा फोकस है। उनकी हम, आप यकीन करेंगे, हम अभी तक हजारों अन्य पशुओं की हम चिकित्सा करा चुके हैं, हजारों, मैं गिनती नहीं बता पाऊंगा आपको। कोरोना काल में जब मेरे पास एक बार फोन आया कि भाई वो आपके ओवर ब्रिज में हमारा एक जानवर घायल पड़ा है, आप यकीन नहीं करेंगे लोग अपने घरों पे कैद थे। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, जब मैं ये कोरोना काल चालू हुआ था तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मेरे पास फोन आया, मैं डॉक्टर को बुलाया, इलाज कराया और अपने घर वापस आ गया। तो और उस कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में कैद थे, मैंने सुबह शाम बात किया था, मैंने बहुत हिम्मत की और मैंने ऊपर वाले से सर एक बात कही थी कि यदि प्रभु मुझको कुछ होता है, यदि मेरे परिवार को कुछ होता है तो प्रभु आपका नाम खराब होगा, मेरा तो कुछ नहीं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे पूरा प्रोटेक्शन दे दिया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझको तो एक प्रोटेक्शन दे रखी है। मेरे परिवार को कहीं कुछ नहीं हुआ, न मुझे कुछ हुआ। चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि आपकी ट्रस्ट को सहयोग कौन कौन करता है, कैसे चलता है काम? इसमें तो बहुत पैसा लगता होगा। मैं तो सर ये कहूंगा कि जितने भी मानवीय संवेदना से जुड़े व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं, उन्होंने सबने सहयोग किया मेरा। अच्छा। कुछ लोगों ने मानसिक सहयोग किया है, कुछ ने आर्थिक किया है और कुछ लोगों ने शारीरिक किया है। तो यह ट्रस्ट पर अगर हम ये कहें कि किसी एक व्यक्ति विशेष का मैं नाम लूं तो बात बिल्कुल सही नहीं होगी, क्योंकि इस ट्रस्ट को चलाने के लिए हमें तन मन धन तीनों की आवश्यकता थी। तो कुछ लोगों ने तन से भी सहयोग किया, कुछ लोगों ने मन से सहयोग किया, उन्होंने चर्चाएं की, लोग प्रभावित हुए। बहुत सारे लोगों ने धन से सहयोग किया। तो धन का सहयोग हमको हमेशा शुरू से मिला है। अच्छा। आज से नहीं, शुरू से मिला है। और जब हमने इस कार्य को चालू किया तो पहले तो हमारे सामने यही प्रॉब्लम थी कि आखिर ये फंडिंग हमारी कहाँ से कैसे होगी। लेकिन आप यकीन नहीं करिए कि परमात्मा ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया और हर प्रकार से लोग हमसे लोग आ रहे हैं। जी हाँ, लोग जुड़ते चले गए हमसे। जुड़ रहे हैं। और जब कोरोना काल आया तो लोगों को वाकई में एहसास हुआ कि मानवीय दृष्टिकोण का अगर यही कहें कि ज्यादा विकास हुआ तो कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, तो लोगों ने हमें बहुत बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया, लोगों ने दिया भी हमको। और सुबह शाम जो भी हम चारा डालते रहे, आपने देखा ही होगा ऑनलाइन हम लाइव भी रहते थे।
तो हजारों रुपए का चारा प्रतिदिन पड़ता था। हमने महीनों में, मैं समझता हूँ कि हमने 60 से 70 हजार का हमने चारा खिलाया और लोगों ने खूब सहयोग किया। और जो भी सहयोग आता था हम एक तरफ लिखते जाते थे डायरी में, कितना खर्च हुआ ये बताते जाते थे। तो हम अपने समूह में हमने हमेशा एक सिस्टम बनाया कि आज हमें इस माह कितने लोगों ने सहयोग किया और हमने उस मद को कहाँ पे खर्च किया। तो सदैव लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब कोरोना काल चल रहा था तो हमें ऐसी कोई गली, ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां से हमको इकोनॉमिक सपोर्ट न मिला। सबने लोगों ने बहुत सहयोग किया, मैंने देखा है। खाने पीने में भी किया, बहुत सहयोग किया, पशुओं के लिए भी किया है। आप देखिए जाने कितने सामाजिक संगठन थे जिन्होंने हमारे मानव को बहुत हेल्प पहुंचाई। गली गली मोहल्ले ऐसे लोगों को पैकेट्स वितरित किए गए कि जहां पर आदमी सोच नहीं सकता कि इतना पैकेट्स आ सकते हैं। तो उनके पास स्थिति ये भी होती, भैया हमको रहने तो हमें नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने ऐसे भी लोगों का एक तैयार किया था वर्ग जो हमारे मुख्य पशुओं के लिए जिन्होंने काम किया। तो उसमें सब खाते थे। कोई कहे कि सब गौ माता भर खाती थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें गधे, सुअर और आपके घोड़े, आपके जो है खच्चर और आपके जो है बैल, भैंस, जितने भी अन्य पशु थे वो सब खाते थे। इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है ये प्राणी सेवा ट्रस्ट चलाने में? जी कोई परेशानी तो नहीं है? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से जुड़ने? परेशानी तो यही है कि सर मैं पिछले कुछ समय से हमारा ट्रस्ट माइनस में चल रहा है। अच्छा। और जो एक समुचित सहयोग होना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत जरूर महसूस हो रही है। मेहनत की जरूरत है इसमें, और इसमें तो मैं सभी से लोगों से अपील करूंगा कि आप अपनी दरिया दिली जरूर बनाए रखें। और अगर आप चाहते हैं कि सभी अन्य पशुओं की हम सहायता कर सकें, चिकित्सा उनकी करवा सकें और उनका भरण पोषण के लिए हम पर्याप्त भूसा भंडार रख सकें, तो आप सबके सहयोग की जरूरत है मुझको। तो मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है, अपनी बांदा के विशेष उन लोगों से जिनका दृष्टिकोण मानवीय है, जिनका दृष्टिकोण धार्मिक है, तो वो दोनों लोग हमारे इस प्राणी सेवा समूह चैरिटेबल ट्रस्ट को सदैव सहयोग करें, तन से भी, मन से भी और धन से भी। सर एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि 4 साल पहले एक कल्चर था, 3.5 साल पहले, कि आपको किसी भी गली में पानी के लिए कोई भी बर्तन रखा नजर नहीं आता था। हाँ, पानी पशुओं और एक कल्चर और था कि गौ माताएं मोस्टली जो है खाती थी आपकी पन्नियां। हाँ, लेकिन अब इतनी जागरूकता आ गई हमारे निजी प्रयासों से ही मैं कहूंगा कि हमने जो प्राणी सेवा समूह चैरिटेबल ट्रस्ट की एक मुहिम चली, मैंने कई पोस्ट बना के डाली कि आप कृपया पॉलिथीन में बांध करके खाना ना दें, फिर ना फेंकें। इसकी मुहिम का इतना अच्छा असर हुआ कि लोगों ने अब जो है नगर पालिका भी बहुत अच्छा सहयोग किया। बिल्कुल। और कूड़ा गाड़ी भी टाइम पे आती है। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि कूड़ा जो है घर के बाहर ना फेंकें, ताकि अन्य जानवर जो है पॉलीथीन ना खाएं, और क्योंकि खा के वो बीमार हो जाती हैं। तो आप लोग कूड़ा जो है, मैं तो कहूँगा सर, खाना जो भी खाएं, खिलाएं, तो उसके लिए अलग से रख दें, अलग से रख दें। अपने हम तो कहते हैं आप अपने दरवाजे पर एक सिस्टम बना लीजिए, कितने समय में खिलाना। तो आप यकीन करिए कि उनमें ये होता है कि हमें इस जगह से हमें खाना मिलता है, वो खा के चले जाएंगे। अगर पॉलिथीन खाएंगे तो सोचिए कि उनकी दशा क्या होगी, स्वास्थ्य उनका क्या होगा, बीमार पड़ जाते हैं। फिर उनका आप देखिए उसका कोई इलाज भी नहीं, कोई इलाज नहीं। और बस वो पॉलिथीन, बात कही आपने, ये पॉलिथीन का बहुत नुकसान है। और अब देखिए गर्मी आ रही है सर, तो मैंने कई बार पहले भी अपील की थी। अब आप देखिए जगह जगहों पर आप देखते होंगे कि हमारे पानी के नाल रखे गए। हाँ, रखे गए हैं। बड़ा चेंज आया 3-4 सालों में। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी मुहिम रंग लाई। हाँ, जागरूक हो। और मैं फिर पुनः एक बार अपनी प्यारी बांदा वासियों से मैं जो है अपील करूंगा कि प्यारे बांदा वासियों, कि आप सभी गर्मियों के दिनों में अपनी छत पर अपने चिड़ियों के लिए और अपने पक्षियों के लिए, नीचे अपने दरवाजे पर अपने पशुओं के लिए, गौ माता के लिए, सबके लिए पानी की व्यवस्था करें, ताकि कोई भी कम से कम प्यास से न मरे, चाहे वो पक्षी हो चाहे हमारे अन्य पशु हो। हम आप तो चलिए पानी मांग के पी सकते हैं। हाँ, और जगह जगह पर हमने देखा कि नगर पालिका ने भी काफी जगहों पर प्याऊ लगाया और कई लोगों ने अपने निजी प्रयासों से भी लगवाया। तो हम तो अपनी मानव जात का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इनका भी ध्यान रखें और आप रख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्य रहेगा। और यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम सबका ध्यान रखें। सबका कर्तव्य जी, नभ हो चाहे जल हो चाहे थल हो, सभी प्रकार के लोगों का हम ध्यान रखें।
और अपनी जो मछलियां हैं उनको भी चुनाएं, उनका शिकार ना करें। बिल्कुल, अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि उनका शिकार करते हैं लोग, उनका शिकार न करें। आप ये यकीन करिए, यदि आप किसी व्यक्ति के यदि आप गले में कोई पट्टा बांध दें, उसको ऐसे छोड़ दें, तो बताइए वो कैसे तड़पेगा मरने के लिए। तो अगर हम मछलियों को यदि हम बाहर छोड़ देते हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए, चाहे वो खाने के लिए, भाई हम खाने के लिए तो कर रहे हैं, और कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं। तो उनका वो शिकार करते हैं, उनको ऐसे खुला छोड़ देते हैं, और जैसे ही उन्होंने खुला छोड़ दिया कैसे तड़पती हैं वो। उनका तो निवास पानी है, तो उनको पानी में रहने दिया जाए। इतना ही कहना चाहूंगा कि दया, जीवों में दया की जाए, जीवों के ऊपर। जी हाँ, जीवों पर दया बहुत जरूरी है। हो सके प्रयास करें, जीवों पे दया की जाए। बिल्कुल की जाए, और की जानी चाहिए, तभी हमको आनंद आएगा। नहीं तो मानवीय संवेदना यदि नहीं होगी तो हम कौन सा सुख ले लेंगे और कौन सा आनंद ले लेंगे। भाई अगर मानवीय संवेदना तो हमें कम में भी हम आनंदित रहेंगे। जी, इसी साथ अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।